मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। अब हम लोगों का एक्सपोनेंट खत्म हो गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th, दैट इज पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। और आज हमने सेटअप बिल्कुल चेंज कर दिया है, ब्राइटनेस प्रोजेक्टर हटा दिया हमने। अब मुझे लगता है कि डायरेक्टली लिखकर ही क्वेश्चन कराना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बताइएगा कि क्या ये सही है, प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाना बेटर था या ऐसे पढ़ाना ज़्यादा बेटर है। अब आपको बोर्ड भी नहीं चमकेगा, ब्राइटनेस भी अच्छी रहेगी, सब कुछ बेहतरीन रहेगा। तो एक बार बताइए हमें। और चलिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या? एक होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन। और एक होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर एक्सप्रेशन क्या है और एक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन क्या होती है? जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स का मतलब एक्सप्रेशन अगर हम बोले ना, तो दैट इज सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स separated by प्लस एंड माइनस साइंस। एक वेरिएबल और कांस्टेंट्स का ऐसा सेट जो प्लस और माइनस से एक दूसरे से सेपरेटेड हो, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x² प्लस 5y माइनस 7x प्लस z, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये क्या हो गई? एक एक्सप्रेशन हो गई। इसमें x भी है, y भी है, वेरियस वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, x, y और z 3 वेरिएबल हैं। इसमें कांस्टेंट्स भी हैं और इसके ये जो सेट हैं, ये सब एक दूसरे से देखिए बीच में प्लस लगाया, आप यहाँ पर माइनस लगा ले तब भी वही बात है, प्लस माइनस कहीं पर भी हो सकता है। तो इस तरह से अब ये हमारी क्या हो गई? एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, अब एक्सप्रेशन इसमें क्या यार, अब मैंने कई वेरिएबल की लिख दी है, मान लीजिए सिंगल वेरिएबल की एक्सप्रेशन लिख दूँ, थोड़ी ईजी समझ में आएगी। जैसे कि लिखा हुआ 2x² प्लस 5x प्लस 7। अब ये भी क्या हो गई? एक एक्सप्रेशन हो गई। क्या हो गई? एक्सप्रेशन हो गई। तो अब क्या होगा? एक्सप्रेशन की खासियत क्या है? एक्सप्रेशन की खासियत ये है कि इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप इसमें वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जैसे ये इसमें वेरिएबल कौन है? x है, कांस्टेंट कौन है? 2, 5 और 7 है। अब इसमें आप x की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x = 1 डालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, x = 2 डालेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, x = -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, x = 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। यानी कि इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। आई बात समझ में कि वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किसमें है? अगर एक वेरिएबल है तो एक्सप्रेशन इन x हो जाएगी, 2 वेरिएबल x और y होते तो एक्सप्रेशन इन x एंड y हो जाती, 3 वेरिएबल होते तो एक्सप्रेशन इन x, y, z हो जाती। जितने वेरिएबल होते उन वेरिएबल्स में एक्सप्रेशन हो जाती। आई बात समझ में? अब आती है बात इक्वेशन की। क्या आती है? इक्वेशन कि आखिर इक्वेशन क्या होती है। तो कोई भी एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन which has a fixed value, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी ये एक्सप्रेशन थी, अब मैंने बोल दिया = 5,
क्या बोल दिया, इक्वल टू 5 बोल दिया। तो अब ये एक्सप्रेशन से क्या बन चुकी है, एक इक्वेशन बन चुकी है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया जाए तो सॉल्व होके कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो अब ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर x इक्वल टू मैंने लिख दिया 0, तो अब ये भी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। अब इसमें x की सारी वैल्यूज नहीं पढ़ सकती, इसमें क्या होगी, x की वही वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी जिसमें सॉल्व करने पर ये क्या हो जा रही हो, 0 के इक्वल हो जा रही हो। तो इक्वेशन हमेशा किसी चीज के इक्वल होती है और एक्सप्रेशन के अलग अलग x के लिए, वेरिएबल की वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर आते हैं। तो एक्सप्रेशन की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, बट इक्वेशन की सिर्फ एक और एक फिक्स्ड ही वैल्यू ही होती है। तो आई होप आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो जैसे कोई एक्सप्रेशन है, तो अब चलो एक्सप्रेशन इतना ही रखते हैं, पॉलिनोमियल में जो भी चीजें होंगी हम पॉलिनोमियल में ही देख लेंगे। तो अब शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। क्या शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल। चलिए देखें। तो सबसे पहले तो ये देखें, क्योंकि 1 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाएगा, दिए होंगी कुछ एक्सप्रेशंस दी होंगी, बोला जाएगा बताइए इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होती है, एन एक्सप्रेशन in which variables have the whole number powers, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स लगी हो वो कैसी हो, होल नंबर्स हो। कैसी हो, होल नंबर, यानी कि x है जैसे, तो x की पावर 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 सब चलेगा, लेकिन निगेटिव और फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगी। क्या, वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल की जो पावर होगी, क्या होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वहां पर कोई भी टर्म जो होना चाहिए किसी भी पावर में, जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और एक चीज और, पॉलिनोमियल में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। ये एक वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाएगी, 2 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहलाएगी, 3 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहलाएगी। बशर्ते वो बात अलग है कि आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या बोला गया है कि अभी आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल पढ़नी है। क्या पढ़नी है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये मैंने आपको जनरल डेफिनेशन दी जो हर जगह सही होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास 9th के या 10th के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है, तो एन एक्सप्रेशन, अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपके हिसाब से बताई जाए तो एन एक्सप्रेशन जितना आपको देखना है, तो एन एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, क्या, इन 1 वेरिएबल हैविंग whole number powers of variable। ठीक है, कि एक वेरिएबल होना चाहिए पूरी एक्सप्रेशन में, और साथ में जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 इस टाइप की। ठीक है, तो अब वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें तो एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे 3x² + 5x + 7, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक वेरिएबल है, x की पावर 2 है, 1 है, जहां कुछ नहीं है इसका मतलब x की पावर क्या है, 0 है। जहां कुछ नहीं है कांस्टेंट टर्म के साथ आप x की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म पे आप एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, और एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ रखा है कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 करें तो आंसर क्या आता है,
1 आता है, तो इसका मतलब 7 अकेला है, तो इसका मतलब 7 के साथ x की पावर 0 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? x की पावर 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? यस, ये एक पॉलिनोमियल हो गई। अच्छा बोले क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, उसके साथ जो कोफिशिएंट्स लगे हैं उनकी पावर कुछ भी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे कि और भी अगर हम लिख दें कुछ भी ये समझ में आ गया। अब जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, पहली बात तो पॉलिनोमियल अगर कभी आपको जज करने को आता है तो पॉलिनोमियल बस जैसा लिख के दे दिया जाए वहीं से जजमेंट मत करने लगना। पॉलिनोमियल को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। कैसे लिखना? सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि हर एक टर्म अलग अलग हो। इनको टर्म्स बोलते हैं। ये क्या कहते हैं? सेपरेट। जब प्लस माइनस से सेपरेट होने के बाद जो भी पूरा बनता है वो एक टर्म कहलाता है। तो ये जो टर्म्स हैं तो इनमें क्या होना चाहिए? सेपरेटेड होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसको बोल सकते हैं x की पावर 2 प्लस x की पावर -2। क्या? x की पावर 2 प्लस x की पावर -2। अब आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, और मैंने बोला था वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। -2 तो एक होल नंबर है नहीं। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता तो नंबर सिस्टम पढ़िए, इतने सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, है ना। तो -2 क्या है? होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को देखते हैं, समझते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, और क्या करें? तो देखिए, जैसे दुनिया में कभी भी कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसका नामकरण। भाई जब पैदा हुए थे तुम तो तुम्हारा क्या हुआ था? सबसे पहले मम्मी पापा ने नाम ही तो रखा होगा, और कोई सबसे पहले नाम ही रखा होगा। क्या नाम रखेंगे? तो भैया ऐसे पॉलिनोमियल भी है। तो पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाएगा। तो नेमिंग का भी एक सिस्टम होता है। पंडित जी आते हैं, कुछ बताते हैं कि ये इस नक्षत्र में ये वो, फिर आ नाम से रखो, खा नाम से रखो, जिस भी नाम से रखना है रखो। तो इस तरह पॉलिनोमियल का भी एक सिस्टम है कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल का नाम रखा जाता है। तो जिस तरह से हम लोग के नाम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेन नाम, फर्स्ट नेम, तो एक हम लोग का होता है फर्स्ट नेम और एक होता है हम लोग का लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम हम लोग रैंडमली रख लेते हैं, जो भी नाम होता है। ठीक है, और लास्ट नेम हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कोई कटियार है तो कोई शर्मा है तो कोई सिंह है तो कोई राजपूत है तो कोई सचान है, सब अलग अलग है ना। तो उस तरह से, तो इसी तरह पॉलिनोमियल में भी क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखी है, आप समझ लीजिए जैसे कि 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब ये पॉलिनोमियल रखी है। तो अच्छा, नाम में कोई बाउंडेशन नहीं होती। आशीष नाम रख लो, अभिषेक नाम रख लो, आर्यन नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो वो नाम रख लो। ठीक है, तो क्या होता है? पहले इनका नाम रखा जाता है। तो नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, का ले सकते हैं, खा ले सकते हैं, गा ले सकते हैं। वो बात अलग कि बुक्स में जाता है पी और क्यू, पी क्यू जी यही सब लिया जाता है। बाकी आप का खा गा कुछ भी चाहें वो सब ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक सिंबल है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जैसे आपने नाम रख लिया इसका, तो आपने जैसे मान लो पी नाम रख लिया, तो एक तो हो गया पी, तो वो हर पॉलिनोमियल का पी क्यू आर एस कुछ भी आप नाम रखेंगे उसका, और उसके साथ ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट में उसकी फैमिली बताई जाएगी। तो पॉलिनोमियल की फैमिली क्या होती है? पॉलिनोमियल की फैमिली ये होती है कि उसके अंदर वेरिएबल कौन है, उसके अंदर वेरिएबल कौन है, तो इसका नाम रखा जा सकता है px। क्या नाम रखा जा सकता है? px। ठीक है, अब जैसे आप हैं, तो आप अगर पैदा हुए हैं तो मान लीजिए आप एक कटियार फैमिली में पैदा हुए हैं। किसमें पैदा हुए हैं? कटियार फैमिली में पैदा हुए। तो अगर आप एक कटियार फैमिली में पैदा हुए हैं तो देखिए आपका नाम अभिषेक, आर्यन या अविरल या कुछ भी नाम रखा जा सकता है, इकारनव रखा जा सकता है, कौशिकी रखा जा सकता है, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन आपका जो सरनेम है वो नहीं बदल सकता। जो द्विवेदी है वो द्विवेदी ही रखा जाएगा, जो कटियार है वो कटियार ही रखा जाएगा, और जो मिश्रा है वो मिश्रा ही रखा जाएगा, उसको नहीं बदल सकते। उसी तरह से यहाँ पर हम पी क्यू आर एस जो मर्जी हो वो नाम रख सकते हैं, लेकिन अंदर जो फैमिली है वो वही रख, वेरिएबल एक्स है तो नाम में क्या रहेगा? एक्स रहेगा। तो इसका नाम पी एक्स भी रख सकते हैं, जी एक्स भी रख सकते हैं, क्यू एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन अंदर एक्स रहेगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का नेमिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक पहले नाम रखना है, तो पी क्यू आर एस ए बी सी कुछ भी आप नाम रख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जो भी जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल होती है वो आप ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को लिख देते हैं। तो उस तरह से उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है? नेमिंग हो जाती है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या आता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या आता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए जब भी पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करिए तो उसको वेरिएबल की पावर्स के या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में लगाइए या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में लगाइए, यानी पावर्स के असेंडिंग फॉर्म में या पावर्स के डिसेंडिंग फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है जिसमें पावर 4 तक के टर्म है। कहाँ तक? पावर 4 है, पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसको पहले 4 वाला पावर 4 वाला टर्म लिखिए, फिर पावर 3 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले पावर 0 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 3 वाला, फिर पावर 4 वाला, फिर पावर 5 वाला, फिर 6 वाला, ऐसे भी। लेकिन 99.9% लोग जो क्या करते हैं वो पहले बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ चलते हैं, हायर पावर टू लोअर पावर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को हायर पावर से लोअर पावर की ओर लिखना ही क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x माइनस 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 7। अब ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए कहीं 1 पावर वाला पहले, फिर 4 पावर वाला बाद में, फिर 5 बार, फिर 2 वाला, फिर ये इसको क्यूब कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, तो इस तरह से सब रैंडमली सेट है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्या लिखें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है? 3x की पावर 5 की है। अच्छा देखिए, किसी भी जो भी टर्म होता है तो उसके पहले उसका साइन होता है। जैसे 3x है तो 3x के पहले कुछ नहीं, इसका अंदर प्लस है तो प्लस इसका साइन है, माइनस इसका साइन है, ये माइनस इसका साइन है, ये माइनस इसका साइन है, ये प्लस इसका साइन है और ये माइनस इसका साइन है। ठीक है, साइन पहले आता है, टर्म बाद में आता है। तो किसी भी टर्म के पहले जो साइन लगा होता है वो उसका होता है। ये मत सोचना कि ये इसका साइन है, नहीं, इसका साइन ये है, ये इसका साइन है, ये इसका साइन है। सब पहले साइन आता है फिर टर्म आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। तो सबसे पहले आएगा माइनस 3x की पावर 5, px लिख लेते हैं। तो माइनस 3x की पावर 5 है, उससे छोटी पावर 4 है तो फिर आएगा माइनस 5x की पावर 4। इसके बाद पावर 3 ढूंढिए, अगर नहीं है तो स्किप कर देंगे। तो पावर 3 देखिए, तो पावर 3 है तो हाँ है, तो 3x क्यूब हो गया। फिर पावर 2 वाला देखें तो ये पावर 2 वाला तो ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। फिर पावर 1 वाला यानी कि ये वाला, यानी कि प्लस 3x आ गया। अब पावर 0 वाला, पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या? -7, तो अब आ गया -7। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल का क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म की पावर, जो वेरिएबल की पावर्स के घटते हुए क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया पावर्स को, तो ऐसे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जब ये टर्म गायब होता और ये टर्म भी ना होता, ये होती, तो अब इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते? आइए देखिए इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए फर्क नहीं पड़ता कि सारे पावर हो, जैसे 5 से शुरू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 4 3 2 1 0 सारे होंगे ही होंगे, हो सकता है कुछ टर्म ना हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ऑर्डर अपने हिसाब से लगाते चाहिए, जो टर्म ना हो उसको स्किप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा, पहले पावर 5 है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर को लिख दिया 5। इसके बाद 4 वाला हाँ है तो माइनस 5x की पावर 4। अब इसके बाद फिर 5 4 3, तो 3 नहीं है क्या? 3 वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ 0 इंटू एक्स की पावर 3। क्या हुआ? जो टर्म गायब है इसका मतलब ये है कि अब उसमें क्या है, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया है? 0 हो गया है। इसका मतलब क्या कि कोफिशिएंट क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो एक्स क्यूब यहाँ पे गायब था, लेकिन भाई 5 से शुरू हुआ तो 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में वो नहीं है, इसका मतलब उनका कोफिशिएंट 0 है, तो हो जाएगा 0x क्यूब। अब अगला एक्स स्क्वायर, लो एक्स स्क्वायर भी गायब है, इसका मतलब हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा। क्या रहा होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा। इसके बाद अगला x की पावर 1 हाँ है तो इसको लिख लेंगे, तो आ जाएगा प्लस 3x। और इसके बाद आएगा x की पावर 0 यानी
यानी कांस्टेंट टर्म, तो ये 7 लिखा हुआ है तो ये -7 आ जाएगा, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको पास कर लेते हैं, बहुत दूर है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर देंगे, जो टर्म होते हैं वो तो लिखेंगे, जो टर्म गायब होते हैं इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया है, 0 हो गया है। आई होप आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे देखते हैं, कुछ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है fx = x + 1/x। अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x + x की पावर -1 हो जाएगा, और -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2 -3। मैंने कहा था वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब x की पावर 1/2 -3 भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है। अगला जैसे आ जाता है क्यूब रूट ऑफ y - 6, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें y क्यूब रूट है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, y की पावर 1/3 - 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और हम बात करें, जैसे कि मैं सिर्फ ना वाली, क्योंकि हाँ वाली तो पता ही है कि नॉर्मल कैसी होगी, जो नहीं होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो x - 3 अपॉन, अब मान लीजिए ये x लिखा हुआ, अब ये बताइए ये एक पॉलिनोमियल होगी क्या, जी नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए अब x नीचे है, x ऊपर नहीं जा सकता, अगर x ऊपर जाएगा तो x ऊपर जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। अब आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर डालो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखना x अपॉन में किसी ना किसी के साथ जरूर बचेगा, इसलिए अब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। आई बात समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे 1/x + 2, क्या 1/x + 2, तो 1/x + 2 है, तो अब ये हो सकता है क्या, ये पूरा ही x + 2 की पावर क्या हो गया, -1 हो गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके टर्म ही सेपरेट नहीं हो पा रहे। हमने कहा था एक्सप्रेशन के एक एक टर्म सेपरेट हो जाने चाहिए, और हर एक वेरिएबल में जो पावर आनी चाहिए वो होल नंबर आनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक और देख लेते हैं, x + 3/x + 4, x + 3/x + 4, ये होगा क्या, जी नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, x + 4 ऊपर कभी नहीं जा पाएगा, है ना, तो इनको सेपरेट अलग अलग हम लिख नहीं पाएंगे, अलग अलग लिख नहीं पाएंगे, तो पॉलिनोमियल हो नहीं पाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो भैया बहुत 2 कौड़ी की बात है, सुन लो और आ जाएगा। क्या, कोई भी पॉलिनोमियल होती ना यार, तो उसमें जो वेरिएबल होता है आपका, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है 3x³ + 5, तो ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई भाई साहब, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये कितनी डिग्री हो गई, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। आई बात समझ में, आपको दिया गया है 3x की पावर 5 - 2x² + 5x + 7, ये दिया गया है। अब बोला जाए इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर 5 है, 5 2 1 3 ही पावर है हमारे पास, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही डिग्री की पॉलिनोमियल कहलाती है। आ रही बात समझ में, जैसे लिखा होता x की पावर 9 - 1, क्या लिखा होता, x की पावर 9 - 1, कितने टर्म है इससे कोई लेना देना नहीं है, कितने टर्म है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो वेरिएबल की इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 9 है, एक ही वेरिएबल, एक ही जगह टर्म है वेरिएबल वाला, जिसमें वेरिएबल है तो उसकी पावर 9 है, तो इसका मतलब ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, 9 डिग्री की पॉलिनोमियल है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में, तो वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब अगला पढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब तक आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आएंगे तब तक पॉलिनोमियल। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, फंडामेंटल नहीं समझते हैं कि टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होती है, बस सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं कि यहाँ ये वाला क्वेश्चन है तो इसे फैक्टराइज कर दो, ये कर दो, सोल्यूशन निकाल दो। यार जब फंडामेंटल ही नहीं पता तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, फिर 2 सवाल लगाते हो, फिर वैसे ही तीसरा लगाने की कोशिश करते हो, नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लो, ये बेसिक क्लियर हो गया ना, सारा क्वेश्चन तो यहीं से आता है, सवाल लगाते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। वहाँ से कोफिशिएंट्स की
कोफिशिएंट्स कि आखिर कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्या कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो एक्सप्रेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल कोई भी हो, तो उसमें जो प्लस माइनस से जो सेपरेटेड जितने भी टर्म वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जैसे और टर्म्स हो गए। अब टर्म्स के साथ जो नंबर लगे होते हैं, कोफिशिएंट बता रहा हूं मैं, है ना, तो टर्म्स के साथ जो नंबर लगे होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, px इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 9, ये एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। अब बोला जाए भाई साहब सबसे पहले तो बताइए कितने टर्म की पॉलिनोमियल है, कितने टर्म की पॉलिनोमियल है। तो एक बात बताइए, इसमें कितने टर्म है, प्लस माइनस से कितने सेपरेशन है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। अब हर एक टर्म के कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो जैसे ये हो गया ना, तो x की पावर 4 तो हो गया वेरिएबल पार्ट, इसके साथ कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 3 का नंबर लगा हुआ है, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, तो ये 3 जो हो गया वो इसका कोफिशिएंट हो गया। साइन के साथ लेते हैं, कोफिशिएंट को विद साइन लेते हैं। जैसे x क्यूब है तो x क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है, तो -2 जो हो गया वो x क्यूब का कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, -2 जो हो गया वो x क्यूब का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, x के साथ क्या लगा हुआ है नंबर, +5 लगा हुआ है, तो x का जो कोफिशिएंट हो गया वो +5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है अकेला, तो ये पूरा -9 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। जिस भी टर्म के साथ x नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअली x इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके साथ क्या होता है, x की पावर 0 होता है। कौन होता है, x की पावर 0 होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछे जाए तो बता दोगे सबके, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो वो वाला टर्म जिसमें x नहीं होगा या वेरिएबल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -9। लेकिन इसके अलावा साथ में ये भी पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, क्या x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है। तो बेटा जो भी वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म होता है वो x की पावर 0 का ही कोफिशिएंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का मतलब ही होता है कि उसमें x की पावर 0 था और 0 की वजह से x पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे बिना लिखे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो माइनस जो कांस्टेंट टर्म होता है वही हमेशा क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 का वाला कोफिशिएंट होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कोफिशिएंट्स भी आई होप समझ में आ गए। अच्छा ये बताइए इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, क्या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो बेटा कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें तो x की पावर 2 है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कहाँ से। तो सही बात है, x की पावर 2 है नहीं तो इसका कोफिशिएंट कहाँ से, इसका मतलब x की पावर 2 नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जो भी टर्म गायब होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। आ गई बात समझ में। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, जिसमें जितने भी फंडामेंटल्स हो सकते थे वो मैंने इसमें आपको बता दिए। ठीक है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट भी हो गया, टर्म भी हो गया, डिग्री भी हो गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, नेम के बेस पे, मतलब पॉलिनोमियल्स की भी अब नेमिंग की जाती है। क्या की जाती है, नेमिंग की जाती है। तो वेरियस टाइप्स के नेम होते हैं, तो एक एक करके आप सारे देख लीजिए, फटाफट 1 सेकंड में हो जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं, खट से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करें तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्या हो, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 1, क्या, डिग्री 1 की, यानी कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। तो अगर इसका हम जनरल फॉर्म लिखें, क्या लिखें, जनरल फॉर्म लिखें कि आखिर कैसी टाइप की दिखेगी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल बेटा हमारी कैसी दिखेगी, वो कुछ ऐसी होगी, उसमें x की पावर 1 वाला टर्म होगा।
और उससे कम क्या होगा 0, तो वो भी होगा, तो प्लस कांस्टेंट, तो कुछ ये हो जाएगी ax प्लस बी टाइप की। कैसी हो जाएगी? ax प्लस बी टाइप की। क्यों? क्योंकि b का मतलब कांस्टेंट, x की पावर bx की पावर 0 बोल सकते हैं एक्चुअली, तो bx की पावर 0, x की पावर 0 तो 1 ही हो जाता है, तो इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जनरल फॉर्म जो होगा वो ax प्लस बी टाइप का होगा। क्या होगा? ax प्लस बी टाइप का होगा। यहाँ पे एक x की पावर 1 का कोफिशिएंट होगा क्योंकि 1 डिग्री की है मैक्सिमम, और उससे कम क्या होता है x की पावर 0, तो x की पावर 0 वाला कोफिशिएंट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल को नाम लीनियर क्यों दिया गया? सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल का नाम लीनियर क्यों दिया गया? तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का नाम लीनियर इस वजह से दिया गया बिकॉज जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, तो ये आता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। दैट इज वाई वी कॉल इट अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? आई होप आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो इसका ग्राफ क्या होता है? लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है दूसरी जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री की हो। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते हैं। तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, इसका मतलब उसमें भी x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो टर्म्स कितने होंगे ज़्यादा ज़्यादा इसमें? एक तो x की पावर 2 वाला टर्म होगा, एक x की पावर 1 वाला टर्म होगा, और एक x की पावर 0 वाला टर्म होगा। 3 ही टर्म मैक्सिमम टर्म्स, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टर्म्स इतने ही होंगे, है ना भाई। इसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, वो अलग बात है ना। तो और साथ में कुछ नंबर्स हो सकते हैं, मान लो a दे दिया, b दे दिया और c दे दिया, प्लस लगा दो बीच में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब x की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दो। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आई बात समझ में? तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, कितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो? 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आपको जनरली अपने मन से एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री की लेट करनी है तो आप इस फॉर्मेट में लेट करेंगे। अगर आपको 1 डिग्री की अपने मन से पॉलिनोमियल लेट करनी है तो ax प्लस b लेट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन कभी पूछा जाए, कोई पॉलिनोमियल लिखी हो और बोला जाए कौन सी पॉलिनोमियल का क्या नाम है, क्या क्वाड्रेटिक कौन सी है, कौन सी लीनियर, तो बस आपको डिग्री देखनी है। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। इसी तरह से अब और आता है डिग्री 3। अब नॉर्मल नेमिंग है, तो डिग्री 3 अगर होगी तो बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिग्री 4 होगी, क्या डिग्री 4 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। डिग्री 5 होगी तो पेंटानोमियल बोल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे सीधे सीधे। क्या 3 तक ही मेन मैटर करता है। ठीक है, तो डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। बस इसके बाद तो पॉलिनोमियल ही चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये डिग्री, अच्छा डिग्री 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। डिग्री 3 की पॉलिनोमियल का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो बेटा इसमें मैं कौन कौन से टर्म हो सकते हैं? 3 डिग्री की तो x की पावर 3 हो सकता है, उससे x की पावर 2 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है और x की पावर 0 हो सकता है। भाई यही सब तो हो सकती है पावर, मैक्सिमम पावर के बाद डिक्रीज ही होती है पावर। तो ये 4 पावर्स हो सकती हैं आपकी। ठीक है, और साथ में क्या होंगे? इनके साथ कुछ नंबर्स हो सकते हैं, तो a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया और d ले लिया। अब x की पावर 0 को 1 होता है तो इसको हटा लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस तरह से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं। या अगर आपको लेट करनी है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आप उसे लेट करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया और चेक करना हो कि क्यूबिक है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ इससे मतलब है कि उसमें मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी, जितनी डिग्री होगी बस उतने डिग्री की मतलब वही पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री 1 है तो लीनियर हो गई, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गई, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की। किसकी बात करें? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की, कि कोई भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल में
कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है, कितने डिग्री की है? n डिग्री की है, तो उसके अंदर मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं n+1 टर्म्स। कितने हो सकते हैं? n+1 टर्म्स। आप खुद देखिए क्यूबिक कितने डिग्री की होती है? 3 डिग्री की। टर्म्स गिनो मैक्सिमम 1 2 3 4, एक ज्यादा आया। 3 डिग्री की पॉलिनोमियल में 4 टर्म। क्वाड्रेटिक में क्या आया था? ax² + bx + c, 3 टर्म बने। डिग्री कितनी थी? 2 थी मैक्सिमम, तो 2 में मैक्सिमम टर्म कितने बने? 3 बने। लीनियर में क्या था? ax + b, लीनियर रब कर दिया मैंने। लीनियर में क्या था? ax + b था, तो ax + b कितने टर्म बने? 2 टर्म बने। और कितने डिग्री की थी? 1 डिग्री की थी, तो इसीलिए n डिग्री की अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो n डिग्री की पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम टर्म्स हो जाएंगे उसमें n+1। जरूरी नहीं कि हर बार n+1 टर्म हो ही, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आ रही बात मेरी समझ में कि जैसे 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम 6 टर्म हो सकते हैं, होने को एक भी हो सकता है। सिर्फ 3x⁵ लिखा हो बस बात खत्म, तो वो भी एक 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हुई। लेकिन मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? x⁵ वाला, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला, तो मैक्सिमम 6 टर्म्स हो सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल का फंडामेंटल क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स की बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई बात समझ में? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं, इनको बस देख लीजिए और इसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या याद कर लीजिएगा, ये एक नंबर में बहुत आते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका रह जाता है, और दूसरा आपका रह जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या? जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉलिनोमियल कैसी है? px = जस्ट अ नंबर। क्या? पॉलिनोमियल इक्वल टू एनी नंबर है। क्या है? अगर पॉलिनोमियल सीधे सीधे कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे px = आपको दिया 3, px = दिया 3/2, 2/3, -1, ठीक है। 0 नहीं, मान लो -3 ले लेते हैं, 3 तो ले ही था, ठीक है, √3। तो ये सब हमारी क्या हो गई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि इनमें x है ही नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए क्या कहलाएगी? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हो ही ना, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, या वेरिएबल की पावर सिर्फ 0 हो कहने को, है ना। तो ये हो गया। अब आता है, अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 3 का मतलब क्या हुआ? 3x⁻0, इसमें भी x⁻0, 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 क्योंकि ये तो 1 होता है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट बात आती है हमारी, और आज का लेक्चर भी समाप्त करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या? जीरो पॉलिनोमियल तो कुछ नहीं, अगर कोई पॉलिनोमियल सीधे सीधे 0 ही है, px नाम लिया, px 0, तो ये एक पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 0, सीधे पॉलिनोमियल ही 0 हो गई, पूरी 0 ही वैल्यू है, सिर्फ 0। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आई होप इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपकी रह जाती, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्या? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो एक बात बताओ, जैसे कि px = 0 है, तो यही तो एक जीरो पॉलिनोमियल है। तो अच्छा, इसको हम चाहें तो 0 × x⁵ भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसको हम चाहें तो 0 x⁻10,000 लिख दें, आंसर फिर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो कोई ये लिखेगा तो बोलेगा 5 डिग्री की हो गई, ये लिखेगा तो कोई बोलेगा 1000 डिग्री की हो गई। तो एक्चुअली जीरो पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल को जो डिग्री होती है वो क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। इस बात को याद रखिएगा कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, क्या? जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आई होप आपको बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल पूरा समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल फंडामेंटल था, पॉलिनोमियल का नाम,
कैसे क्या है, टर्म, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, सब बिल्कुल बेसिक था। ये लेक्चर अगर आपने ले लिया होगा तो आपको आनंद आ गया होगा, आना चाहिए। नहीं आया तो फिर नहीं दिला सकते बेटा, फिर अब कितना करेंगे, है ना। तो प्लीज़ इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलो यार कि पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। एक आशीष सर हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक ठाक पढ़ाते हैं अगर लगता हो तो। और इतना ही रखते हैं आज के लिए। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।